और सवालात की। बताएंगे कि राजभर की स्वतंत्र मुलाकात कितनी स्वतंत्र है। वहीं बात बसपा के सियासी दांव की करेंगे, जिसके जरिए जीत की सीढ़ी तैयार करने में बसपा जुटी हुई है। वहीं आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों मुरादाबाद में 81 परिवारों ने सामूहिक रूप से पलायन शुरू कर दिया है। तो वहीं बात करेंगे मेरठ के प्रियंका की और फिर बात करेंगे बाढ़ के विनाश लीला की। – 2022 में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश की सियासत काफी गर्मा गई है, जिसमें राजभर और स्वतंत्र देव की मुलाकात आग में घी डालने का काम कर रही है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए भी। चुनावी साल वर्सेस सियासी बवाल। जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर ने स्थानांतरित किया। राजनीति मुलाकात वर्सेस बड़े बदलाव। हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी, कुछ काम था, उस संबंध में हम गए थे। 22 की लड़ाई, सियासी चढ़ाई। और ये हम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा समझौता बीजेपी से नहीं। राजभर की स्वतंत्र मुलाकात। सियासत में शुरू सुगबुगाहट। लोग उसका अर्थ का अनर्थ लगाएं, पॉलिटिकल उसका कोई मतलब नहीं। 22 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत हर करवट बदलेगी, बैठेगी। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से पत्ते बांटेगी भी और खोलेगी भी। यही कारण है कि चुनावी आगाज से पहले ही प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट हो रही है। भाजपा सरकार पर हमेशा मुखर होकर हमला करने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अचानक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर पहुंच गए। दोनों ने करीब 1 घंटे तक चाय पर चर्चा की। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर के सुर बदले बदले नजर आए। देखिए, स्वतंत्र देव पटेल जी पिछड़े समाज के नेता हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी, कुछ व्यक्तिगत हमारे उनके संबंध हैं, कुछ काम था, उस संबंध में हम गए थे। और पॉलिटिकल उसका कोई मतलब नहीं है। अब लोग उसका अर्थ का अनर्थ लगावें, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये हम गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारा समझौता बीजेपी से नहीं। हालांकि वो यही नहीं रुके। अपनी बात रखते हुए कहा कि राजनीति में कौन कौन क्या कर रहा है, इसका था समय समय पर लेते रहना चाहिए। 2 बड़े नेता व्यक्तिगत मुलाकात भी कर सकते हैं। जब ममता बनर्जी और सोनिया गांधी मिल सकती हैं या मायावती और अखिलेश मिल सकते हैं, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। देखिए, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का भी दरवाजा तो खुला है। जैसे अभी खोल रखा है, सभी लोग आ जा रहे हैं। उसी तरह सपा के लिए, बसपा के लिए, कांग्रेस के लिए, इन तीनों के लिए दरवाजे खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद है। ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद प्रदेश में सियासत पारा काफी हाई हो गया है। इस मुलाकात के बड़े मायने लगाए जा रहे हैं। सपा कह रही है कि कुछ भी हो, किसी को भी लाए, 2022 में सपा की सरकार बनेगी। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, राजनीति में एक दूसरे से भेंट हो जाना, ये कोई राजनीतिक गठजोड़ों के ओर संकेत कर रहा हो या इस प्रकार का राजनीतिक कोई मंतव्य रहा हो, ये आवश्यक नहीं हुआ करता। मुझे जानकारी नहीं किसी किससे भेंट हुई। आज तमाम विपक्षी दल हैं, मेरी भी उनसे दुआ सलाम होती है, हमारे पार्टी के नेताओं की भी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आदरणीय मुलायम सिंह जी को देखने गए। तो ये राजनीतिक कोई अछूत थोड़ी होता है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये उनका और उनके आपस के बीच का क्या मामला है, ये तो वही दोनों लोग आपसे मिलने के बाद स्पष्ट कर सकेंगे। लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में जाना और उनके लोगों से बात करना कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी के लिए एक खुदकुशी साबित होगी। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है, इसलिए वो इधर उधर भटक रही है, इससे उससे मिल रही है। कितनी भी भारतीय जनता पार्टी इधर उधर भटक ले, चूंकि जनता ने मन बना लिया है अब की बाईसाइकिल की सरकार होगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सच में भटका दी। हालांकि मुलाकात के हीरो यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। देखिए, ओम प्रकाश जी मैंने हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं
और आपके चैनल पर तो एक बार उन्होंने, आप लोगों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत मिलता रहता हूं, और आज भी व्यक्तिगत मुलाकात थी प्रदेश अध्यक्ष जी से। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में कोई चीज़ असंभव नहीं है। आने वाले दिनों में हम लोग की इच्छा है कि भाई ओम प्रकाश जी 2017 में हमारे साथ थे, इसमें भी साथ में। बहरहाल ये मुलाकात तो हो गई, बात भी हो गई, लेकिन असली सवाल ये है कि दिल कितना मिला। खैर, इसका जवाब तो 22 के नतीजे ही दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ेंगे। 22 के लिए सालों पुराना दांव चलने वाली बसपा अपने सम्मेलन को न सिर्फ जीत का जरिया मान रही है, बल्कि विपक्ष और बीजेपी सरकार पर तीखे हमले कर रही है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 22 की तैयारी में बसपा, सम्मेलन में बन रही सियासी सीढ़ी, विपक्ष पर वार, ब्राह्मणों से संवाद, कितना कारगर होगा पुराना दांव। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटी पार्टियां अब अलग अलग सम्मेलन कराने में जुट रही हैं। सपा साइकिल यात्रा करने जा रही है, कांग्रेस महंगाई और किसान मुद्दों पर मुखर हो रही है, और बीजेपी योजनाओं के शिलान्यास और रोजगार के दांव पर सियासी वार के प्रयास में है। तो बसपा का अपने सालों पुराने दांव से हर रोज सरकार और विपक्ष कटघरे में खड़ी करते दिखाई दे रही है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, जो किसान आज धक्के खा रहा है, मार खा रहा है, लाठियां खा रहा है, ठंड में भी पानी मारा, 500 से ज्यादा किसान मर गए, उनकी समस्या इन्हीं की उत्पन्न की हुई है। उनके ऊपर 3 कानून इस तरह के ठोक रहे हैं, उनके ऊपर लगा रहे हैं, जिसके द्वारा उनकी जमीन को छीन सके। ये उनकी जमीन को छीनना चाहते हैं, लेकिन किसान जो है वो अपने लिए लड़ रहा है। हम लोग भी उनके साथ में खड़े हैं। पार्लियामेंट से लेकर के बाहर तक बहुजन समाज पार्टी किसान के साथ में खड़ी हुई है। दरअसल बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण मथुरा, आगरा, कासगंज से होते हुए अलीगढ़ पहुंचा। सम्मेलन की अगुवाई कर रहे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा कांग्रेस को जहां उनके कार्यकाल की याद दिलाई, तो वहीं मौजूदा बीजेपी सरकार पर दलित और ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाया। मिश्रा का किस तरह से कन्नौज में सर काट के और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान में लखनऊ मंगवाया गया था, इन सब चीजों को याद करके ब्राह्मण समाज ने उनको सबक सिखाते हुए उनको बाहर सत्ता से किया था। और ये भी याद होगा, ये किस्से सब हुए थे 2007 के पहले, जब उनकी सरकार थी 3 से 7 के बीच में। उसी को इन्होंने फिर जब 12 में आए तो 12 से लेकर 17 के बीच में भी उसी तरीके से इन्होंने ब्राह्मण समाज को बेइज्जत करने का काम किया था। दलित समाज का बीजेपी राज में उत्पीड़न करने से बीजेपी खुश होती है, ब्राह्मणों को बधुआ मजदूर समझती है। हमें एकजुट होकर मिलकर लड़ना होगा, ब्राह्मण समाज का मान सम्मान वापस करेंगे। यूपी की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, मायावती सरकार को लोग याद करते हैं, बसपा सर्व समाज की राजनीति करती है। तो इनका चेहरा कुछ और है, मुखौटा कुछ और है। उस मुखौटे को उतारिए और उसके पीछे इनके असली चेहरे को पहचानिए, और पहचान करके आप एक बार दोबारा से अपनी सरकार बनाइए। और अपनी सरकार आप तभी बनाएंगे जब आप अपने हाथ मजबूत करेंगे। अपने हाथ आप मजबूत करने के लिए आपको हमारे हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे तो आपके हाथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे, और हम सब मिलके बहन मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री। बहरहाल बसपा सालों पुराने अपने दांव को काफी कारगर समझ रही है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन उत्साहित भी है, लेकिन ये दांव सम्मेलन वोट में कितना बदलेगा, 2022 में बसपा को कितनी सीट देगा, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मुरादाबाद में 81 परिवारों ने सामूहिक रूप से अपने मकान बेचकर पलायन करने का पोस्टर लगा दिया है। ये परिवार अपने मकान बेचकर पलायन क्यों कर रहा है, इसकी वजह थोड़ा हैरान करने वाली है। शाकाहारियों मांसाहारियों की लड़ाई, घर छोड़ने तक की नौबत आई। इक्यासी परिवार मांसाहारियों से परेशान, मकान बेचने के लगाए पोस्टर।
शाकाहारियों को मांसाहारियों से परहेज होती है, ऐसा आपने अक्सर घर और बाहर देखा होगा। लेकिन इन दो पक्षों के बीच का अंतर कभी विवाद में बदल गया हो, ये शायद ही आपने देखा हो। लेकिन मुरादाबाद के लाजपत नगर के शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए मकान की रजिस्ट्री कैंसिल कराने की मांग कर दी और कॉलोनी के गेट पर सामूहिक पलायन के पोस्टर और बैनर लगा दिए। वजह जान के आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, दरअसल इन लोगों का कहना है कि इनकी कॉलोनी में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने 50 लाख के मकान को 3 गुना कीमत में खरीदा और ये लोग मांसाहारी खाना खाकर बचे हुए अवशेषों को खुले में फेंक देते हैं, जिससे कॉलोनी में गंदगी बनी रहती है। एक नहीं कई बार ऐसा होने से कॉलोनी के लोगों ने पलायन करने का फैसला लिया और अपने घरों के बाहर मकान बेचने के पोस्टर लगा दिए हैं। अब गेट पे इस बार बकरा ईद हुई, जानवर का मांस डाल के नई प्रथा हम साफ करवाते हैं, वो आगे फिर एक नई हो जाती है। हमने एक ऑब्जेक्शन भी उठाया है, तो एक तरफ से हमने रास्ता ही बंद करवाया है गेट का। मजबूरी में हमें भी पलायन करना पड़ा, या तो हम धर्मांतरण कर लें या फिर हम पलायन कर लें। धर्मांतरण हम किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहते, हम अपना धर्म हमें प्यारा है, लेकिन हम पलायन करने को हम सामूहिक सहमति से पूरी कॉलोनी सहमत हुई है कि हम पलायन करने को तैयार हैं। विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा 3-4 गुना कीमत देकर कुछ मकान खरीद लिए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ अड़ोसी पड़ोसी बचते हैं उन्हें जबरदस्ती परेशान करके उनके आगे बकरा ईद पे ओझ डाल के, जैसे अभी 15 दिन पहले इसी कॉलोनी के बाहर गेट पे हुआ, शिव मंदिर कॉलोनी के लोगों ने अपने मत से और बिना किसी के दबाव में सबने एक साथ मकान बेचने का, पलायन करने का यहाँ से ये निर्णय लिया है। कुछ मुद्दों पे जो है इन्होंने कुछ बातें रखी। अभी चूंकि मुझे डीएम साहब को बताना है, उसके बाद डीएम साहब को बताने का, चूंकि मैं उसकी गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता फिलहाल। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि इन लोगों ने ईद पर जानवरों के अवशेष भी कॉलोनी के गेट पर खुले फेंके थे। इसके साथ ही इन लोगों की मांग है कि सरकार इस बात की भी जांच करे कि इन लोगों के पास इतना पैसा कहां से आया जो ये लोग 50 लाख का मकान 3 करोड़ में खरीद रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। टोक्यो ओलंपिक में यूपी की पहली और अकेली महिला रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी मेडल की प्रबल दावेदार हैं। 6 अगस्त को जब वो 20 किलोमीटर की रेस के लिए ओलंपिक में चलेंगी तो पूरा देश उन्हें टकटकी लगाकर देखेगा। ओलंपिक को नापेंगे प्रियंका के कदम, दुनिया देखेगी रेस वॉकर का दम। प्रियंका ने किया है पिता से वादा, ओलंपिक में पदक लेकर ही लौटेंगी। बेटी की उड़ान के आगे संघर्ष भी बौना, परिवार लड़ रहा बेरोजगारी से जंग। रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने को बेताब है। प्रियंका ने अपने पिता से वादा किया है कि वो ओलंपिक में पदक जीतकर लौटेगी। उनके पिता पिछले 10 साल से बेरोजगारी से जंग लड़ रहे हैं। इस बेटी की उड़ान के आगे संघर्ष भी बौना पड़ गया है। 2011 में शुरू हुए प्रियंका के करियर का सफर अब ओलंपिक्स तक पहुंच गया है। कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर बढ़ने वाली प्रियंका के पैर अब नए इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंच गए। प्रियंका के कदमों के निशान की बात करें तो 2011 में स्टेट लेवल में स्वर्ण, अंडर 18 आयु वर्ग में 3 स्वर्ण, अंडर 18 आयु वर्ग में 3 रजत, अंडर 18 आयु वर्ग में 3 कांस्य। 2014 में बनाया नया रिकॉर्ड, 10 किलोमीटर पैदल चाल में रिकॉर्ड, 8 मिनट 30 सेकंड में पूरा रेस, 20 किलोमीटर की वॉक में स्वर्ण, 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड में रेस पूरी। एक हाथ में विक्ट्री का निशान और दूसरे में वृंदावन बिहारी लाल की मूर्ति, चेहरे पर विजयी मुस्कान बिखेरने वाली मेरठ की आन बान शान प्रियंका गोस्वामी की यही पहचान है। प्रियंका को अपने जीवन में 2 चीजों पर ही अटूट विश्वास है, अपनी जी तोड़ मेहनत और कर्मयोगी श्री कृष्ण की कृपा। इसीलिए खेल से जुड़ते ही प्रियंका ने ठाकुर जी से भी नाता जोड़ लिया। बेहद कम उम्र में रेस वॉकर बनी प्रियंका ने एक बार जो चलना शुरू किया फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। के बेटा बेटे में हमें कभी अंतर मानना ही नहीं, अब नहीं, पहले से भी कभी अंतर नहीं मानना। तो अब तो बेटी को हेल्प इसीलिए करी कि हमने अंतर मानना ही नहीं।
बाहर भेजने के टाइम पे बात ही बहुत सुनी कि गांव वालों की भी कि लड़कियों को इस तरह बाहर भेजना, पर क्या करें, उसका ये था, उसमें मन था उसका, तो उन्हें कह दी कि मेरी सुनो, किसी की ना सुनो, मेरे पे विश्वास करके चलो। ये तो पूरा विश्वास भगवान जी पे है कि मैंने तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रखा। मैं तो यही बोलती हूँ कि मुझे परमात्मा विश्वास है, मेडल लेके ही आओ। प्रियंका के पिता रोडवेज में डेली वेजेस कंडक्टर थे, लेकिन उनकी नौकरी छूट गई। पिता ने टैक्सी ड्राइविंग की, दूध बेचा और बेटी को गांव से ओलंपिक तक लेकर के गए। 2018 में उसे रेलवे ने नौकरी भी दी। कोरोना काल में पिता का कारोबार चौपट हो गया और छोटे भाई की नौकरी छूट गई। तब प्रियंका अपने परिवार के लिए मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो गई। टैक्सी बनाई तो वो भी कम पड़ता था, कभी बुक लगी कभी नहीं लगी। फिर जिसके बाद में कोरोना आ गया, कोरोना के बाद में बिल्कुल बंद हो गया काम। बेटा है छोटा, उसकी भी नौकरी छूट गई है। उसकी ITC में नौकरी थी बेटे की, फिर कोरोना आ गया, फिर उसकी भी नौकरी छूट गई है। अब कैसे, मतलब परिवार का पूरा जो जुम्मा है वो प्रियंका खुद उठाती है? हाँ, अब तो वही उठा रही है, इस टाइम तो वही चला रही है। प्रियंका ने जितनी कड़ी मेहनत एथलीट बनने के लिए की है, उससे भी बड़ा संघर्ष उसके माता पिता ने उसे एथलीट बनाने के लिए किया है। प्रियंका के पेरेंट्स को अपनी बेटी और ठाकुर जी की कृपा पर पूरा भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि अगर बेटी ओलंपिक से मेडल लेकर आई तो उनकी नौकरी भी वापस आएगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से यूपी के कई शहरों और गांवों में हालात बद से बदतर और डरावने हो गए हैं। घर हो, सड़क हो या दुकानें, सब पानी के आगोश में आ चुके हैं। कई दिनों से हो रही बारिश इस कदर कहर बरपा रही है, जिसकी तस्वीरें यूपी के कई शहरों से सामने आ रही है, जो वाकई भयावह है। सबसे पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली और दूसरी तस्वीर ललितपुर से है, जहां बारिश के पानी से स्थिति इतनी खराब है कि लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। वहीं तीसरी तस्वीर झांसी से है, जहां सड़क पर पानी भरने से लोग सड़क पर नाव लेकर निकल पड़े हैं। प्रयागराज में बीते 3 दिनों में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को देख SDRF जवान लगातार किनारे पर रहने वालों को अनाउंसमेंट कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहे हैं। गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर बढ़ने से संगम किनारे रहने वालों की झोपड़ियां तक डूब गई है। नदी का जलस्तर कंटिन्यू बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं, और हमारी टीम यहाँ पे मुस्तैद है दशाश्वमेध घाट पे बाकायदा। और यहाँ पे जो निचले स्तर पे गांव बसे हुए हैं उनको आगाह कर दिया गया है कि आप लोग ऊंचे स्तर पे चले जाइए। रहने की उनकी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो गंगा बहुत जल्द खतरे का निशान छू लेगी। जलस्तर बढ़ने से ढैया घाट किनारे के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद लगभग 4 दर्जन गांवों का मुख्य रूप से संपर्क टूट गया है और अब तक गांव में मदद के लिए प्रशासन की टीम नहीं पहुंच सकी है। ये तस्वीरें लखीमपुर की हैं, जहां शारदा नदी में कटान से लोग डर के साए में जी रहे हैं। जहां मेहंदी गांव में नदी की चपेट में 10 मकान आ गए। कटान से कई एकड़ फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। हालात इतने डरावने हैं, लेकिन बावजूद इसके तहसील प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। तो बरा में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद अब बरा शहर में 4-4 फीट पानी जमा हो गया है, जहां घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिसके कारण व्यापारियों को भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से यूपी के कई शहरों और गांवों में हालात भयावह होते जा रहे हैं। कहीं प्रशासन एक्टिव मोड में है तो कहीं प्रशासन का रवैया अभी भी ढीला ढाला ही देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 1-2 नहीं, पूरे 10 गांवों के लोगों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ पर टिकी है। हम बात कर रहे हैं अमरोहा के चकनवाला गांव समेत आसपास के 10 गांवों की, जहां तेज बहाव को पार करने के लिए एक नाव या रस्सा का ये लोग सहारा लेते हैं। ऐसा कैसे करते हैं, जान जोखिम में डालकर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जुगाड़
की नाव के सहारे सफर, तेज बहाव में रस्सी का सहारा, पानी के बीच घिरी जिंदगी, खतरे के सफर पर बीमार और बच्चे। सफर से पहले लगती है लंबी कतार। नाव एक, सवारी अनेक, जोखिम में जा। ये तस्वीर प्रदेश में अमरोहा के चकनवाला गांव की है। इन दिनों यहाँ के करीब 10 गांव के लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सफर करने को मजबूर हैं। पुल नहीं है, तो जो भी साधन है सब नाव पे ही है। कितने समस्या है? ये तो आज़ादी के समय पे ही है। जो भी सहारा एक नाव का ही है। जितनी भी तकलीफ हो जाती है, बीमार हैं लोग जो भी हैं, बस ये नाव के सहारे से आना पड़ता है पार को। पानी में टूटी फूटी नाव पर लदे ग्रामीणों को देख आप भले ही खौफ खाएं, डर जाएं, लेकिन ये इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। कभी इस पार तो कभी उस पार। हर बार मौत से आमना सामना करना पड़ता है। हर बार मौत को मात देनी पड़ती है। सैकड़ों ग्रामीणों की जिंदगी अब एक और जुगाड़ की नाव के सहारे पर टिकी है। पानी में 400 मीटर का सफर हर पल मौत की आहट देता रहता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए आवागमन की व्यवस्था इन दिनों में नहीं रहती है। नाव का ही सहारा लेकर ग्रामवासियों को ये नहर पार करनी पड़ती है, और बाइक वगैरह है या कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो उसके लिए काफ़ी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता। देखो जी, यहाँ तो समस्या ही है। बाढ़ का क्षेत्र है। यहाँ तो समस्या है, यहाँ तो नाव का आना जाना है। अब ये पुल की व्यवस्था है, पुल की तैयारी हो रही है। इसमें भी कोई खास तेजी से काम नहीं है, ये भी ढील से काम चल रहा है इसमें भी। हाँ, बतेर दिन हो गए, एक गोला तैयार नहीं। एक बार पानी होकर निकल गया, जगह कम से कम 3 तो मोटरसाइकिल नाव में से गिर गई। नहर के दूसरी तरफ खादर में बसे 10 गांव के लिए आने वाले 2 महीने बेहद खतरों से भरे हैं। हर छोटे बड़े कामों के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। 2 पहिया वाहन भी इन्हीं जुगाड़ की नाव से इधर से उधर जाते हैं। ग्रामीणों में इसे लेकर बेहद गुस्सा है। वो समस्या से जल्द निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि हकीकत तो यही है कि कब तक देंगे मौत को धोखा। कभी भी पलट सकती है नाव। पानी में 400 मीटर का है सफर। जर्जर हालत में कई नाव। बीमार और बच्चों को ज्यादा खतरा। गर्भवती महिलाओं को जान का खतरा। आखिर कब तक करना होगा इंतजार?